दोस्तों 9 अगस्त 2024 को कलकत्ता में एक डॉक्टर ट्रेनी एक गैंग रेप का शिकार हो जाती है, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 लोग मुलव्वस होते हैं। ये इंसिडेंट इस कदर ब्रूटल होता है कि इंडिया के साथ साथ और कई ममालिक भी शौक में चले जाते हैं और ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि वो इंसान कि जिसे द क्राउन ऑफ यूनिवर्स समझा जाता है, वो इंसान कि जिसने अशरफुल मखलूकात बनना था, वो तो एक जानवर से भी बदतर बन गया। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया के अंदर कई प्रोटेस्ट देखे जाते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर विमेन सेफ्टी को लेकर बात की जाती है। मगर इंडिया के अंदर होने वाला ये कोई पहला रेप केस नहीं था, बल्कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर सेक्सुअल वायलेंस के वाकयात आए दिन सुनने को मिलते हैं और इन तीनों ममालिक के अंदर रेप कल्चर उतना ही पुराना है जितने कि ये ममालिक खुद। अब रेप के वाकयात तो हमें हर मुल्क में सुनने को मिलते हैं, मगर इस वीडियो के लिए इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान को चूज करने का मकसद ये है कि इन तीनों मुल्कों में पाए जाने वाली कल्चरल वैल्यूज में सिमिलैरिटी है, इन मुल्कों में रहने वाले लोगों की मेंटालिटी में सिमिलैरिटी है और ये जो रेप कल्चर इन तीनों ममालिक में पाया जाता है इसकी रूट कॉज में भी सिमिलैरिटी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रेप कल्चर क्यों पाया जाता है, रेप आखिर होते ही क्यों हैं और एक रेपिस्ट की साइकी किस तरह की होती है और इन तमाम तर मसाइल का सलूशन क्या हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। विभागी दारुल हुकूमत में एक गैर मुल्की खातून से मुबैना ज्यादती का अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और फिर बेहद निर्ममता से की गई हत्या के मामले ने देश को झकझोर कर रखा। A disturbing and shameful incident has emerged from Ujjain, sparking outrage. A video showing a woman being raped in broad daylight. रेप के अगर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाए तो रेप से मुराद किसी भी खातून की मर्जी के बगैर उसके साथ जबरन जिनसी ताल्लुकात कायम करना है। रेप को कत्ल के बाद सबसे ज्यादा सीरियस क्राइम और हीनियस फॉर्म ऑफ एग्रेशन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसका विक्टिम की जात पर इमोशनली, फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा सीवियर इम्पैक्ट रहता है। इफ वी लुक इनटू द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वार्स एंड कॉन्क्वेस्ट बेस्ड सिविलाइजेशन तो हमें ये बात रियलाइज होगी कि रेप को हमेशा से एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग, अगर माजी के अंदर किसी खातून को सेक्सुअल अब्यूज का निशाना बनाया जाता तो इसके अंदर बेसिकली टारगेट वो खातून नहीं होती थी या इसको क्राइम अगेंस्ट वुमेन कंसीडर नहीं किया जाता था, बल्कि ये सेक्सुअल अब्यूज की जाती थी उसके बाप, उसके बेटे, उसके भाई, उसके शोहर को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये उस कम्युनिटी को डिसऑनर करने के लिए जिसके साथ उस खातून का ताल्लुक है। आपको 1947 में होने वाली इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन याद होगी। 75,000 से 1 लाख तक खवातीन को किडनैप किया गया और उनका रेप किया गया। 1971 में होने वाली बांग्लादेश लिबरेशन वॉर याद होगी, जिसके अंदर प्लान्ड रेप कैंपेन चलाई गई और इस कैंपेन के अंदर 2 लाख से लेके 4 लाख तक खवातीन को रेप का विक्टिम बनाया गया, जिसका मकसद क्या था कि दूसरी कम्युनिटी की खवातीन को डिसऑनर करके उस कम्युनिटी को डिसऑनर करना है। और फिर इसके बाद क्या, वही रेप कल्चर के जिन्हें आज़ादी के दिनों में इन ममालिक की जड़ों में बिठा दिया गया, वो रेप कल्चर मैदान जंग से निकला और फिर इन्हीं ममालिक के शहरों, गलियों और कूचों में आके बस गया। इस रिपोर्ट को देखिएगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में इंडिया में 31,677 केसेस को रिपोर्ट किया गया, जो कि एवरेजली रोजाना के 86 केसेस बनते हैं। ये तादाद 2020 के अंदर 28,046 थी, जबकि 2019 के अंदर 32,033 केसेस की थी। और इन तमाम तर केसेस में 89% ऐसे केसेस थे कि जिनके अंदर जो रेपिस्ट है वो विक्टिम को जानता था। और अगर पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर ऑन अ डेली बेसिस एवरेजली 11 रेप केसेस को रिपोर्ट किया जाता है और पिछले 6 सालों में अभी तक 22,000 केसेस को रिपोर्ट किया जा चुका है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 77 एक्यूज को सजा मिल चुकी है, जो कि सिर्फ 0.3% बनता है ऑफ द टोटल फिगर। और अभी ये अदादो शुमार सिर्फ उन केसेस का है जिनको रिपोर्ट किया गया है। अगर अनरिपोर्टेड केसेस की बात करें तो ये तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर रेप केसेस को रिपोर्ट नहीं किया जाता। कोई रेप केस रिपोर्ट नहीं करता इज्जत के नाम पर, किसी को डरा के चुप करवा दिया जाता है, तो कोई विक्टिम ब्लेमिंग के डर से खुद ही नहीं बोलता। लेकिन अगर इन अनरिपोर्टेड केसेस को भी कंसीडर किया जाए तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में
जो रेप केस की तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब जैसे जैसे इन ममालिक के अंदर रेप कल्चर बढ़ता गया वैसे वैसे हमें रेप्स की कई किस्में, कई टाइप्स देखने को मिली। जैसे स्टैट्यूटरी रेप बोलते हैं, जब कोई आदमी किसी नाबालिग बच्चे को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाए, सेक्सुअल अब्यूज का निशाना बनाए। अब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड अब्यूज को लेकर ये मसला बहुत ज्यादा कॉमन है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इंडिया के अंदर 2 में से 1 बच्चा 18 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले सेक्सुअल अब्यूज का निशाना लाजमी तौर पे होता है और ये 90% केसेस फैमिली में होते हुए देखे गए हैं। ऑन द अदर हैंड टोटल नंबर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2023 में एवरेजली रोजाना की बुनियाद पर 11 बच्चे चाइल्ड अब्यूज का निशाना बनते रहे। टाइप 2 के अंदर हमें मैरिटल रेप देखने को मिले कि जिसके अंदर एक हस्बैंड ही शादी के बाद अपनी बीवी को सेक्सुअल वायलेंस का निशाना बनाता है क्योंकि उसको लगता है कि शादी के बाद उसे उसकी बीवी की ऑटोमेटिक कंसेंट मिल चुकी है और बीवी की रजामंदी जरूरी नहीं है जिनसी ताल्लुकात को कायम करने के लिए, और वो जब चाहे अपनी डोमिनेंस को साबित करने के लिए अपनी बीवी को सेक्सुअल वायलेंस का निशाना बनाता है। अब यहाँ पे हैरानगी की बात यह है कि इंडिया के अंदर मैरिटल रेप के मुतालिक कोई कानून ही नहीं पाया जाता एंड इट इज वन ऑफ द रीजन के रिपोर्ट्स कहती हैं दैट Indian women are 70% more likely to receive sexual violence from their husband than any other person. On the other hand, पाकिस्तान के अंदर women safety को लेकर मैरिटल रेप के खिलाफ कानून पाया जाता है, मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर खवातीन वायलेंस का शिकार होती है। रिपोर्ट्स का ये कहना है कि 2023 में पाकिस्तान के सूबे पंजाब में एवरेजली 28 खवातीन ऑन अ डेली बेसिस किसी न किसी किस्म के वायलेंस का शिकार लाजमी तौर पे होती है। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर 55% ऑफ द मैरिड वुमेन का ये कहना है कि वो अपनी लाइफ टाइम के अंदर अपने पार्टनर के हाथों फिजिकल और सेक्सुअल हैरासमेंट का शिकार लाजमी तौर पे होती है। अब अगर इस सवाल के बारे में बात की जाए दैट व्हाई मेन रेप, तो इस सवाल के सोशो पॉलिटिकल डायमेंशंस में कई जवाब हो सकते हैं। निकोलस ग्रोथ जो कि एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे, अपनी किताब मैन हु रेप द साइकोलॉजी ऑफ द ऑफेंडर में लिखते हैं कि एक शख्स रेप क्यों करता है इसके पीछे कई यूनिक मोटिव हो सकते हैं। बट अगर आप डिफरेंट रेपिस्ट की साइकोलॉजी को पढ़ें और डिफरेंट रेप केसेस को स्टडी करें तो आपको ये बात रियलाइज होगी कि उन तमाम तर केसेस में इन 3 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट लाजमी तौर पे पाया जाता है, जिनमें से पहला एलिमेंट है एंगर रेप। याद रखें, एंगर रेप इज नॉट मोटिवेटेड बाय सेक्सुअलिटी, यानी कि जो रेपिस्ट है उसका मकसद एंगर रेप के अंदर अपनी जिनसी जरूरत पूरी करना नहीं होता, बल्कि वो रेप का इस्तेमाल करता है अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए बाय फिजिकल वायलेंस। एंगर रेप के अंदर रेपिस्ट को जितनी ब्रूटैलिटी की जरूरत होती है वो उससे ज्यादा का इस्तेमाल करता है और विक्टिम को डिग्रेड करने की कोशिश करता है, पनिश करने की कोशिश करता है और उस पर ज्यादा से ज्यादा पेन इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरा एलिमेंट है पावर रेप। पावर रेप के अंदर जो रेपिस्ट है उसका मकसद विक्टिम के ऊपर पावर हासिल करना होता है और रेप को एज अ टूल इस्तेमाल करता है अपने विक्टिम पर डोमिनेंस और कंट्रोल हासिल करने के लिए। इस रेप के अंदर जो रेपिस्ट है वो अपने विक्टिम को फिजिकल इंजरी या पेन देने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो सेक्सुअल वायलेंस से उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहता है और सेक्सुअली उसको विन करना चाहता है। तीसरा एलिमेंट सैडिस्टिक रेप। इस रेप के अंदर जो रेपिस्ट है वो सेक्सुअलिटी और एग्रेशन दोनों का इस्तेमाल करता है रेप करने के लिए। सैडिस्टिक रेप के अंदर जो रेपिस्ट है वो अपने विक्टिम को बहुत ज्यादा जुल्म सितम का निशाना बनाता है और इस एक्टिविटी के दौरान वो पेन जो अपने विक्टिम पे इन्फ्लिक्ट करता है वो पेन उसे बहुत ज्यादा प्लेजर देती है, बहुत ज्यादा एक्साइट करती है। एक और फैक्टर जो कि रेप कल्चर को हमारे यहाँ फरोग देता है वो है हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी। हम एक मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं। ये सोसाइटी हमारे मर्दों को एक अनलिमिटेड पावर देती है और उस अनलिमिटेड पावर के अंदर हमारी सोसाइटी का जो मर्द है वो औरत को एज अ ह्यूमन नहीं देखते बल्कि उसे एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं, वो ऑब्जेक्ट विच दे कैन अचीव, कंट्रोल, थ्रेटन एंड डोमिनेट। और इस पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रेप को या वायलेंस को एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है जिसके जरिए इस सोसाइटी का जो मर्द है वो औरत को कंट्रोल करता है और उसकी आज़ादी को महदूद करता है। द सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ रेप ये बात कहती है कि जो रेप है इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लर्न्ड बिहेवियर। और एक रेपिस्ट रेप क्यों करता है इसके पीछे कई सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि उसके इस अमल को सपोर्ट कर रहे होते हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ये थ्योरी पहली बात ये कहती है कि जो रेपिस्ट होता है उसने वायलेंस को एक्सपीरियंस किया होता है अपनी रियल लाइफ के अंदर,
वो डोमेस्टिक वायलेंस की शक्ल में हो सकता है, वो घर में होने वाली अम्मा अब्बा की लड़ाई हो सकती है जिसके अंदर यकीनन अब्बा ने अम्मा को मारा उस पर कंट्रोल पाने के लिए, और वो रेपिस्ट एज अ चाइल्ड इस चीज को एक्सपीरियंस करता है कि अच्छा, औरत पर काबू पाने के लिए एक तरीका ही है कि उसे वायलेंस का शिकार बनाया जाए। दूसरी बात ये थ्योरी कहती है कि ऐसा शख्स अपनी लाइफ के अंदर पोर्नोग्राफी मूवीज का बहुत बड़ा शौकीन होता है और इस शौक की वजह से वो अपने लाइफ के अंदर अनरियलिस्टिक फैंटेसीज को बिल्डअप कर लेता है। अब इस थ्योरी के मुताबिक मसला तब आता है जब ये शख्स ये तीसरा काम करता है, यानी कि वो अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किए जाने वाले वायलेंस को और सेक्स को आपस में लिंक कर देता है और वो सेक्सुअल वायलेंस के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। अब वो इस रास्ते पे चलते हुए जब किसी औरत को सेक्सुअल वायलेंस का निशाना बनाता है तो वो अपनी जात के अंदर इसको एक क्राइम कंसीडर नहीं करता, बिकॉज दिस इज समथिंग ही हैज एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ। सारा खुशहाल अपनी किताब व्हाई मेन रेप के अंदर इस टॉपिक पे डिटेल में बात करती हैं। वो अपने एक्सटेंसिव रिसर्च के अंदर 9 रेपिस्ट का इंटरव्यू करती हैं जिनसे ये 3 कॉमनली बातें हमारे सामने आती हैं। नंबर 1, उन इंटरव्यूज के अंदर उन्होंने उन रेपिस्ट का एक पैट्रियार्कल माइंडसेट देखा जो कि उनसे डिमांड करता है कि उनकी एक वायलेंट सेक्सुअल और सोशल प्रेजेंस होनी चाहिए। नंबर 2, उन्हें ना सुनने की आदत नहीं थी। उनका ब्रॉटअप ऐसी फैमिली में हुआ कि जहां पे उन्हें ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि मर्द जो चाहता है वो हासिल कर लेता। नंबर 3, दे हैड नो सेक्स एजुकेशन। उन्हें वुमेन्स बॉडी और माइंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो इस बात को तो मानते थे कि उन्होंने औरत पर जबरदस्ती की, मगर वो इस बात को नहीं मानते थे कि उन्होंने रेप किया। उनके करीब औरत के साथ जबरदस्ती करना वाज अ नॉर्मल वे ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि वो समझते थे कि औरत वैसे तो शर्मो हया की वजह से कभी हाँ कहेगी नहीं, इस वजह से औरत के ना को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मधुमती पांडे ने 100 कन्विक्टेड रेपिस्ट का इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू से ये बात पता चली कि उन रेपिस्ट को पता ही नहीं कि विमेंस कंसेंट क्या होता है, औरत का हाँ कहना क्या होता है और औरत का ना कहना क्या होता है। और ये बात हकीकत भी है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर सेक्स एजुकेशन को एक टैबू टॉपिक समझा जाता है जिस पे कोई भी कंफर्टेबली बात करना पसंद नहीं करता। हमारी सोसाइटी के अंदर एक वालिद अपने 12-13 साल के बच्चे के साथ बैठकर सेक्स एजुकेशन पर बात करते वक्त कंफर्टेबल फील नहीं करता, मगर वो इस चीज में कंफर्टेबल है कि वही बेटा बाहर जाएगा, दोस्तों में बैठेगा, गलत बात सुनेगा, गलत बात को सच मानेगा और फिर उसी गलत रास्ते पर चलने लग जाएगा। आपने ये जुमला सुना होगा कि एक जालिम अपने जुल्म करने के लिए बहाना तलाश कर ही लेता है। इसी तरह हमारी सोसाइटी के अंदर रेप कल्चर को फरोग देने के लिए हमारे पास बहुत से एक्सक्यूजेस, बहुत सी जस्टिफिकेशन मिलती हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती। हर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा, फिर उनकी दोनों रजामंदी। हाँ, रेप की केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब भी तो रेप होया। पहला एक्सक्यूज हम क्या देते हैं कि भाई रेप तो होगा क्योंकि खवातीन का लिबास ठीक नहीं, वो ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलती हैं कि जिससे मर्द प्रवोक हो जाता है। अब अगर एक लम्हे के लिए इस बात को मान भी लिया जाए कि ठीक है खवातीन का लिबास ठीक नहीं होता, मर्द प्रवोक हो जाता है, तो बताइएगा कि क्या बुरकों और साड़ियों में रेप नहीं हुए? हमारे पास ऐसी मिसालें भी पाई जाती हैं कि जहाँ पे जानवरों को सेक्सुअल अब्यूज का निशाना बनाया गया, तो क्या जानवर भी मर्द को प्रवोक करते हैं? क्या जानवरों को भी कपड़े पहना लेने चाहिए? दूसरी रीजन दी जाती है कि भाई रेप तो होगा क्योंकि औरत बहुत मेकअप करके निकलती है, सोना सिंगार करके निकलती है, तैयार होके निकलती है। तो जब औरत तैयार होके निकलती है मर्द उसको देख के प्रवोक हो जाता है। तो फिर ये 3 साल की बच्ची जिसका रेप हुआ, ये क्या मेकअप करके किसी मर्द को प्रवोक कर रही थी? ये 80 साल की बूढ़ी खातून क्या ये भी सोना सिंगार करके किसी मर्द को प्रवोक कर रही थी? आज के दौर में हमारे पास ऐसी मिसालें पाई जाती हैं कि मर्द कब्रों में लेटी हुई औरत को भी नहीं छोड़ता, तो क्या वो कब्र में लेटी हुई लाश भी सोना सिंगार करके मर्द को प्रवोक कर रही होती है? इस रिपोर्ट को देखिएगा। वालिदैन ने अपनी बेटी की कब्र पर पैडलॉक्स लगा दिए ताकि वो इसका रेप होने से बचा सके, और कब्रों में से लाशों को निकाल के उनका रेप करना ये कोई नया वाकया नहीं है। 2011 के अंदर कराची में ये वाकया सामने आता है कि एक आदमी ने कन्फेस किया कि उसने 48 मुर्दा खवातीन का रेप किया। इसके बाद 2013 के अंदर एक 15 साल की बच्ची की लाश को कब्र से निकाला जाता है और उसके साथ रेप किया जाता है। और फिर ये केस यहीं पर रुकते नहीं बल्कि 2019, 2020,
2021-2022 तकरीबन हमें हर साल ही ऐसा वाकया सुनने को मिल जाता है कि जिसके अंदर एक औरत मरकर भी मर्द के जिनसी तशद्दुद से बच नहीं पाती। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या वो मुर्दा खवातीन भी मर्द को प्रवोक करती हैं? दोस्तों, अगर हम अब सोल्यूशन की बात करें कि हम अपनी सोसाइटी में से इस रेप कल्चर को कैसे खत्म कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे जुडिशियल सिस्टम का बेहतर होना, रेपिस्ट को उनके क्राइम की सजा मिलना बहुत ज्यादा जरूरी बट बेसिक और ऑब्वियस सी बात है, एंड इट इज नॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। क्योंकि आप एक को सजा देंगे तो 10 खड़े हो जाएंगे, 10 को सजा देंगे तो 100 खड़े हो जाएंगे। हम अपनी सोसाइटी में से इस रेप कल्चर को तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक हम अपना पैट्रियार्कल माइंडसेट चेंज नहीं करते। जिसका मतलब यह है कि अगर हम अपनी खवातीन को महफूज रखना चाहते हैं तो हमें अपने मर्दों को मुहाफिज बनना सिखाना पड़ेगा। जहां पे हम बेटियों को सिखाते हैं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, वहां पे हमें अपने बेटों को भी गुड टच और बैड टच बताना पड़ेगा। जहां पे हम अपनी बेटियों को अच्छा लिबास पहनने की नसीहत करते हैं, वहां पे हमें अपने बेटों को कंट्रोल सिखाना पड़ेगा। जहां पे हम अपनी बेटियों को बाहर बगैर जरूरत के जाने से रोकते हैं, वहां पे हमें अपने बेटों को नजरें झुकाकर चलना सिखाना पड़ेगा। इस नोशन को मुकम्मल तौर पे निगेट करना पड़ेगा दैट मेन विल बी मेन, कि भाई लड़के हैं तो ऐसा तो होगा ही, या लड़के ऐसे ही होते हैं। हमें अपने बेटों को सिखाना पड़ेगा कि मस्कुलिनिटी पावर में नहीं बल्कि कंट्रोल के अंदर है, मस्कुलिनिटी वायलेंस में नहीं बल्कि फॉरगिवनेस के अंदर है। और अपने बच्चों को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए ताकि बड़े होते ही उनकी बॉडी में आने वाले जो चेंजेस हैं वो इनको प्रॉपर वे में समझ सके और रिस्पॉन्ड कर सके। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबकी माओ, बहनों, बेटियों और बीवियों को अपनी हिफाजत में रखें, क्योंकि माएँ, बहनें, बेटियां सबकी साझी होती हैं, नो मैटर द कंट्री, नो मैटर द रिलीजन। मुझे दीजिए इजाजत, मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।